सबसे पहले संजीव जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो जल समझौता है, नदियों के पानी का जो बंटवारा है, इसका जो समझौता है, इसे लेकर 30 अगस्त को भारत सरकार की तरफ से एक नोटिस पाकिस्तान को दिया गया है। पहले तो इस जल समझौते को थोड़ा सा समझाइए, ये कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, और अगर भारत इसमें बदलाव करना चाहता है तो उसकी वजह क्या है? देखिए विशाल जी, ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे कि सिंधु जल समझौते के रूप में हम जानते हैं, ये 1960 में साइन की गई थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के की तरफ से अयूब खान की तरफ से इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व बैंक ने इस पूरे नेगोशिएशन में अपनी भूमिका, मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। और ये जो इस समझौते के माध्यम से जो ईस्टर्न और वेस्टर्न जो रिवर्स के जो वाटर्स का जो बंटवारा है वो किया गया था। और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, जो कि सतलज, रावी, ब्यास, ये भारत के पास आई। और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस यानी सिंधु, झेलम और चिनाब, वो पाकिस्तान के पास गई। हालांकि ये जो इंडस, झेलम, चिनाब है, इसका जो बेस है वो भारत में ही है। भारत एक अपर राइपेरियन स्टेट है और ये जो पानी है वो पाकिस्तान को भारत से ही जाता है। लेकिन अब भारत जाहिर है कि एक बड़े लंबे समय तक 1960 से लेकर के अब 2024 में हम हैं, ये जो पानी है वो लगातार अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से पाकिस्तान को जाता था और पाकिस्तान का पंजाब जो प्रोविंस है विशेष रूप से इससे बहुत लाभान्वित होता था। और भारत जो वेस्टर्न रिवर, जो इंडस, झेलम और चिनाब का जो पानी है, उसको स्वयं के इस्तेमाल के लिए ज्यादा रिस्टोर नहीं करता था। लेकिन भारत के राज्य जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा, पंजाब के द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा लगातार इस बात की मांग की जाती रही कि ये जो पानी जो कि भारत रिस्टोर करने का राइट रखता है, वो भारत अगर पाकिस्तान को इस तरह से जाने देता है तो ये भारत के किसानों के हितों में नहीं है। और इस पूरे जम्मू एंड कश्मीर में भी आप अगर देखें, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी देखें, तो पॉपुलेशन साइज लगातार बढ़ी है। 1960 में जो जनसंख्या थी और आज के 2024 में स्थितियों में काफी परिवर्तन आ गया है। तो भारत ने इस अपने जो इस मॉडिफिकेशन के जो प्रपोजल में इस बात का हवाला दिया है कि परिस्थितियां बदल गई हैं और सिंधु जल समझौते की धारा 12(3) में इस बात का प्रावधान स्पष्ट रूप से किया गया है कि यदि दोनों पार्टीज इस बात के लिए सहमत हो कि इस पूरे समझौते में को रिव्यू किया जाए और उसमें मॉडिफिकेशन किया जाए तो ऐसा किया जाना चाहिए। और भारत ने इस समझौते के तहत ही, भारत ने समझौते के प्रावधानों के तहत ही ये जो मॉडिफिकेशन है उसका रिक्वेस्ट किया है। और दूसरी एक बात यहाँ पर मैं अवश्य जोड़ना चाहूंगा कि पाकिस्तान के द्वारा लगातार सिंधु जल समझौते की अनेक धाराओं का वायलेशन किया जा रहा था। और जो रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसको लेकर के जो भी मतभेद की स्थितियां थी उसमें पाकिस्तान के द्वारा जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और न्यूट्रल टेक्निकल एक्सपर्ट के जो प्रोसेसेस हैं, किसी भी विवाद को हल करने के जो दो प्रोसेसेस बताए गए हैं, वो दोनों प्रोसेसेस पाकिस्तान के द्वारा और वर्ल्ड बैंक के द्वारा साइमल्टेनियस कंडक्ट किए जा रहे थे, जो कि भारत का स्पष्ट रूप से कहना था कि ये इस संधि का वायलेशन है। भारत परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के प्रोसेस से जाना चाहता, भारत न्यूट्रल टेक्निकल एक्सपर्ट के प्रोसेस से जाना चाहता था, जबकि पाकिस्तान के द्वारा जो टेक्निकल न्यूट्रल एक्सपर्ट और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दोनों ही प्रोसेस को साइमल्टेनियसली चलाया जा रहा था। और विश्व बैंक की तरफ से जो ये कोर्ट थी वो भी पाकिस्तान के तरफ ही पार्शियल होकर के कार्य कर रही थी। तो भारत को इससे आपत्ति थी और भारत इस वजह से चाहता है कि ये जो विवाद को सुलझाने का जो मैकेनिज्म है इसको भी रिव्यू किया जाए, इसको भी जो है मॉडिफाई किया जाए। तीसरा जो अंतिम पॉइंट मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवाद को जो लगातार भारत की तरफ साजिशें रची जाती हैं, उससे भी इस सिंधु जल समझौते की शर्तों को, इनके प्रावधानों को लागू करने में बाधाएं आ रही हैं। और मैं आपको बहुत सरल शब्दों में आपके दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो आतंक परस्त रवैया है, पाकिस्तान की जो भारत विरोधी साजिशें हैं, वो इस तरीके की सिंधु जल समझौते के लिए भी अब खतरा बनती जा रही है। ये पाकिस्तान के जो हुक्मरानों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि यदि वो भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रखने का कार्य करेंगे, भारत के खिलाफ जो आतंकवाद की
साजिशें रचने का कार्य करेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भारत उनसे उदारवादी रवैया अपनाए और अपने जल को जो भारत रिस्टोर करने का राइट रखता है वो देता रहे, तो ये हमेशा के लिए नहीं चलने वाला। पाकिस्तान को अपने आतंकवादी मंसूबों पर लगाम लगानी होगी, तभी जाकर के भारत से कोई वो सकारात्मक पहल की और एक उदारवादी पहल की उम्मीद कर सकता है। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। वीएन झा साहब, जिस तरीके से संजीव जी ने काफी डिटेल में इसे समझाया, क्या आपको लगता है कि इसमें जो आतंकवाद वाला पॉइंट है वो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है? और जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि बेलगाम आतंकवादी हो गए हैं। जिस तरीके से हमारे सेना के जवान भी एक के बाद एक शहीद होते चले गए हैं, उसके बाद कोई ऐसा कदम उठाना जरूरी था जो डायरेक्ट ना सही तो इनडायरेक्ट तरीके से ही, लेकिन पाकिस्तान पर लगाम लगाने का काम करे। आपको लगता है कि यह पॉइंट सबसे बड़ा है, या फिर जो बाकी बातें हैं इस जल समझौते को लेकर वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? विशाल जी, तो श्रीवास्तव जी हैं, काफी डिटेल में उन्होंने कहा है, लेकिन एक चीज याद रखिए, ये जो समझौता हुआ था ये उन दिनों के परिप्रेक्ष्य में हुआ था जबकि जनसंख्या बहुत छोटी सी थी, पाकिस्तान टेरर स्टेट नहीं था, पॉपुलेशन को तो छोड़िए, डेवलपमेंटल प्लान, जियोग्राफिकल जो चेंजेस होते हैं वो नेसेसिटीज और सोशल डायनेमिक्स, ये सारी चीजें बिल्कुल अलग था। तो जैसे जब से मोदी सरकार आई है, हम तो जानते हैं ये चीज जवाहरलाल नेहरू ने और वहाँ के जो नेता हैं उन्होंने साइन की थी। तो नेहरू जी तो बहुत कुछ करके गए थे, उन्होंने कश्मीर भी दिया है, खैर वो पॉलिटिकल बातें अलग हैं, लेकिन एक भारत का जो इंटरेस्ट होना चाहिए कि जो एक विश्व स्तर का नेता है भारत का, नेहरू, उन्होंने ये सोचना चाहिए था कि आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, 100 साल बाद डायनेमिक्स क्या होंगे, किस तरह के सिनेरियो होंगे, उसको परिप्रेक्ष्य में रख के ये पूरा जो एकॉर्ड था वो साइन करना था, जो कि इसमें मेरे ख्याल से नहीं गया है। इसमें सिर्फ 4 जो बिंदु हैं उसमें उन्होंने टच किया है। एक डोमेस्टिक यूज उन्होंने किया हुआ है, दूसरा नॉन कंजम्पटिव यूज, तीसरा एग्रीकल्चर और चौथा जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और इसमें भी उन्होंने क्लॉजेस ऐसे डाल रखे हैं जहां पे कि जो इंडिया है वो कंस्ट्रेंट फील कर रहा है। आपको याद होगा आज से 5 साल पहले बात चली थी कि इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसके कुछ चीजें जो नीचे आती हैं, तो क्या उसको वाइडन करके हम वहां से पानी और ज्यादा ले सकते हैं। ये काफी इसका विस्तृत इसकी चर्चा हुई थी। असल में अंतरराष्ट्रीय मामले में अंतरराष्ट्रीय जो समझौते होते हैं, इसमें ये चीज परमिसिबल होना चाहिए। उसमें ऐसा होता है कि अगर डाउन स्ट्रीम कोई भी इनका जो काम है वो बाधित नहीं हो रहा है, जैसे नदियां नहीं सूख रही हैं, अगर वहां पे शिपिंग ऑलरेडी चलती है तो शिपिंग लाइन बाधित नहीं हो रही है, कृषि जो है जितना उनका परिप्रेक्ष्य है वो चल रहा है, तो इसमें कहीं कोई तो ऊपर वाले जो है, जैसे पाकिस्तान के लिए इंडिया अपर रीच है इसका, तो इसको कोई इसमें यहाँ पे कोई हर्डल इसको नहीं होना चाहिए। मैं परिप्रेक्ष्य फिर से लेके जा रहा हूँ कि इंडस से एक ट्रिब्यूटरी लेके पंजाब में लाने की या और कहीं ले जाने की जो हम लोग सोच रहे थे, तो उसमें अंतरराष्ट्रीय एकॉर्ड के हिसाब से कोई बाधा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जो समझौता हुआ है 1960 का, इसमें उन सब कुछ क्लॉज को अधिक, मतलब जो जितना लुक होना चाहिए, जितना ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए वो देना चाहिए, वो नहीं दिया गया था। तो लास्ट क्लॉज पे आते हैं, वो कहता है कि अगर कोई भी पार्टी को लगता है कि ये जो संधि है ये चेंज हो गया, इसका डायनेमिक्स चेंज हो गया या बहुत पुराना हो गया, ये वो कंस्टेंट फील कर रहा है, तो वो दूसरे पार्टी को एक नोटिस देके इसके ऊपर में रीनिगोशिएट वो कर सकता है। तो वहीं पे इंडिया भी आई है। इंडिया को काफी सालों से, लगभग 20 साल से इंडिया ये फील कर रहा है कि ये जो वाटर का जो रिकॉर्ड है ये संभव इंडिया के पक्ष में नहीं है, इंडिया के विपरीत में है, और इसको किसी न किसी तरह से हमें अपने पक्ष में करना चाहिए। ये बातें चल रही थी, लेकिन इसके ऊपर में अभी एक्शन जो है वो पिछले कुछ जो 4-5 साल की हम बात कर रहे हैं। वीएन झा साहब, अभी भी आपको इसमें एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, या सिर्फ एक नोटिस के लिए, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर एक नोटिस दिया गया? अब नोटिस के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी? दोनों देशों की तरफ से कोई प्रतिनिधि बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, कैसे फैसला होगा अब आगे? देखिए, जिस दिन एकॉर्ड होगा उसी दिन तो आप पानी लेना या जो आपका अपना यूज जो है ऑगमेंटेड यूज, चाहे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो, चाहे डेवलपमेंटल प्लान के लिए हो, चाहे जो हिमालयन रीचेज जो हैं
वहां पे जहाँ पे ड्राइनेस आ रही, जहाँ पे आपके पानी कम हो रही है, उसको भरने का हो, तो ये सब चीजें तो आप इमीडिएटली तो यूज नहीं कर पाएंगे ना, इमीडिएटली तो उसको ऐसे नहीं कर पाएंगे। ऐसे प्रोजेक्ट्स में 10 साल 15 साल लग जाते हैं। तो इसीलिए इंडिया का जो काम है, इन्होंने आज से 4-5 साल पहले इन्होंने जो सर्वे होती है, सर्वे शुरू कर दिया है, कहाँ से लेके जाना है, कहाँ पे मैक्सिमम यूटिलिटी होती है, बिना पानी के ये जो खत्म हो जाता है पानी जो बर्बाद हो जाता है, बिना उसके किस तरह से मैक्सिमम उसका फायदा लेना चाहिए, इंडिया अपना सर्वे कर रहा है। अब ये लेटर गया है यहाँ से, इंडिया अपने तरफ से रेडी है कि पाकिस्तान को ये नोटिस देके टेररिज्म का जो यूज है, टेररिज्म का जो है ना, वो कहीं भी अकॉर्ड में कहीं नहीं है कि अगर हम टेररिज्म करते हैं तो आप मेरा पानी रोक दीजिएगा। लेकिन सोशल डायनेमिक्स जो है वो किसी भी संधि में, खास करके जितने भी इंटरनेशनल कॉपरेशन होते हैं, उसमें सोशल डायनेमिक्स तो आता ही आता है। और उस सोशल डायनेमिक्स में अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में ये जो क्या वीएन झा साहब, भारत इसमें एक तरफा तरीके से बदलाव कर सकता है? अगर मीटिंग होती है, मीटिंग में पाकिस्तान इस पर ऐतराज जाहिर करता है, जैसा कि लग भी रहा है कि करेगा, और फिर भी अगर भारत ने यह ठाना है कि हमें इसे बदलना है, तो भारत के पास विकल्प क्या होगा? क्या एक तरफा तरीके से बदलाव हो सकता है? कुछ हद तक एक तरफा तरीके से भी कर सकता है, एज लॉन्ग एज जो पाकिस्तान के जो एसेंशियल एक्टिविटीज हैं उस रिवर से लिंक्ड, चाहे वो डोमेस्टिक यूज हो, ड्रिंकिंग पर्पसेस हो, एग्रीकल्चर हो, बाकी नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस हो, जब तक वो चीजें ठीक ठाक चल रही हैं, भारत पानी को एक तरफा, ठीक है, आप कह रहे हैं कुछ हद तक एक तरफा हो सकता है। मैं संजीव जी से समझना चाहता हूं, पाकिस्तान इस पानी पर कितना निर्भर है, यानी पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी डील है ये? अगर ये पानी उसके हिस्से नहीं आता तो उसके कितने बड़े क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ेगा और पाकिस्तान किस हद तक प्रभावित हो सकता है? संजीव, देखिए, पाकिस्तान का जो पंजाब का विशेष रूप से जो प्रोविंस है, वो इस इंडस वाटर सिस्टम पे बहुत आश्रित है। और वहां पर यदि भारत अपने जो सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी को अपने यूजेस के लिए रोकता है, और ये पानी वहां पर जाने नहीं देता, ये पानी जो है जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो इससे जाहिर है कि पंजाब का जो इरिगेशन सिस्टम है, जो वहाँ की जो कृषि है, वो गंभीर तरीके से प्रभावित हो सकती है। और जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए एक ये बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। और लेकिन जहां तक इस पानी के रोकने के राइट्स का प्रश्न है, तो भारत इस सिंधु जल समझौते के तहत इस पूरे वाटर पर जो डैम बनाने का जो कार्य है वो करने की उसको इजाजत है। फिशरीज और इस पूरे वाटर सिस्टम का जो फ्लो जारी रखते हुए इसका जो यूजेस है वो भारत कर सकता है। यानी आप कह रहे हैं पाकिस्तान, अगर पानी नहीं मिला तो पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हो सकता है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान इससे बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि पानी का जो भारत यदि ये पानी अपने राज्यों इसी से जुड़ता हुआ संजीव जी एक और सवाल आता है कि क्या भारत सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए नोटिस दे रहा है? वो ये चाहता है कि आतंकवाद वाली चीज पर काबू हो जाए, तो इस नोटिस तक ही बात सीमित रह सकती है, या आपको लगता है कि इस बार मन बना लिया है भारत ने और ये होकर रहेगा बदलाव इस बार? देखिए विशाल जी, इसमें 3 बातें हैं। आतंकवाद का जो विषय है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान का जो भारत विरोधी रवैया रहता है, उसकी वजह से भारत की कोई भी जो सरकार है उसके लिए पाकिस्तान के प्रति कोई उदारवादी रवैया अपनाना बहुत ही मुश्किल होता है। पहले की सरकारें जरूर अपनाती रही हैं, लेकिन वो अब बीत चुका है समय। और अभी आपने देखा कि हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कहा कि जो एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग जो है वो खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के संदर्भ में आज का जो भारत है वो बिल्कुल नए तरीके से विचार करता है। आतंकवाद के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। यदि आप भारत के विरुद्ध साजिश करेंगे तो ये भारत आपसे बात तक नहीं करेगा, और अन्य सहयोग की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। अभी आप देखिए तो पाकिस्तान से कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। तो ये भारत का जो रुख है वो पाकिस्तान में आतंकवाद की साजिशों के विरुद्ध बेहद सख्त है। ये एक पहली बात हो गई। और एक कारण अवश्य है कि जिसकी की वजह से इस रिव्यू के बारे में और इस भारत ने जो रिक्वेस्ट दिया है उसमें, हालांकि सिंधु जल समझौते में आतंकवाद इत्यादि का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जो आतंकपरस्त साजिशें हैं उसकी वजह से सिंधु जल समझौते की शर्तों को लागू करने में भारत को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान यदि आतंकवाद नहीं करता
तो ये सिंधु जल समझौते को भारत अच्छा बेहतर संजीव जी, यहाँ तरीके पर से एक और लागू- प्रश्न ये आता है कि क्या ये बात पहली बार उठी? अगर मैं ठीक हूं तो ये पहले भी कई बार ये बात उठ चुकी है, इस बार ये फिर बात उठ रही है, तो ये टाइमिंग को लेकर भी इसका कोई इंपॉर्टेंस है कि इस समय इस मुद्दे को उठाया गया है? नहीं, ये बात लगातार भारत की तरफ से उठाई गई है। हाँ। और पिछले 4-5 वर्षों में यदि विशेष रूप से इस नई सरकार, भारत की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व की जो सरकार है, उसके अंदर इस बात को लेकर के एक संकल्पबद्धता दिखाई देती है कि जो भारत को जितना वाटर भारत को रिस्टोर करना चाहिए, अपना स्टोरेज करना चाहिए, वो भारत को अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें पहले मैंने कहा कि 3 बातें हैं। पहला तो आतंकवाद का जो विषय था, दूसरा भारत की जो क्लीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं कि भारत क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक विश्व के नेतृत्वकर्ता राष्ट्र के रूप में उभरा है, और भारत के पास ये पूरा राइट है कि वो जो है जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, जो सिंधु, झेलम और चिनाब के ऊपर डैम्स बना सकता है और उससे हाइड्रो जो क्लीन एनर्जी पैदा कर सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है, जो कि भारत अब तक नहीं किया है। भारत ने ये पानी पाकिस्तान को जाने दिया है, वर्षों तक, दशकों तक ये जाने दिया है। लेकिन आज का जो नया भारत है, ये पानी अपने हितों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और इससे पाकिस्तान को आपत्ति है। और ये तीसरा जो कारण, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के द्वारा इसमें अनेक बाधाएं, इसकी संधि के जो प्रावधानों को वायलेट करने की लगातार कोशिश की गई, और जो विवाद के समाधान के लिए जो उसमें प्रावधान बनाए गए थे उसका भी वायलेशन किया गया। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जो वर्ल्ड बैंक की जो इसमें जो एक मीडिएशन है, उसके माध्यम से भी पाकिस्तान के प्रति कुछ पार्शियल रवैया अपनाया जाता है। जी। जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और टेक्निकल न्यूट्रल एक्सपर्ट का जो प्रोसेस है एक साथ चलाना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये संधि के प्रावधानों का उल्लंघन है। भारत लगातार इसको कहता रहा है कि ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म्स हैं, इसको भी मॉडिफाई करने की आवश्यकता है ताकि इसका दुरुपयोग न किया जा सके। तो इससे कई कारण है, लेकिन जो आतंकवाद का जो विषय है, मैं फिर से एम्फसाइज करूंगा, यदि पाकिस्तान भारत के प्रति जो है मित्रतापूर्ण व्यवहार रखता, भारत के विरुद्ध आतंकी साजिशें न रचता, तो भारत संभव है कि इस संबंध में थोड़ा लिबरल व्यू रख सकता था। लेकिन आज का जो पाकिस्तान है, तो उसने भारत के लिए कोई स्पेस छोड़ा ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ किस तरह का कोई सहयोग करे। ठीक है वीएन झा साहब, एक चीज यहां पर समझनी होगी कि क्या भारत ने इस पानी को रोकने का पर्याप्त इंतजाम कर लिया है या सिर्फ अभी एक बातचीत की स्टेज में है? और अगर ये ऐसा बदलाव कोई होता भी है तो इस पानी को रोकना या इसको मोड़ना, ये इंतजाम अभी किए जाने बाकी है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जब बातचीत चल रही है तो मतलब ऑब्वियसली जो आज के दिन में जो वाटर रिसोर्सेज के जितने भी प्लान्स हैं, जितने भी उसके आयाम हैं, उन सारी चीजों पे आज के दिन में बात हो रही है। देखिए, एक चीज हम सबों को, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर अभी ऐसी कोई तैयारी नहीं है आपकी, अभी सिर्फ बातचीत का स्टेज है ये? सोच ऑलरेडी वहां पे है। 4 साल पहले इंडस रिवर से एडिशनल वाटर को किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, ये सोच ऑलरेडी चल रही थी। और आप जानते हैं कि जो सेक्रेटरीट लेवल पे होती है, उसमें मिनिस्ट्री में ये पिछले 4 साल या 5 साल में कितना सारा काम हो गया होगा, ये आप जरूर देखिए। लेकिन मैं जैसे अभी श्रीवास्तव जी ने कहा ना, कुछ चीजें मैं फिर से जरा थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहूंगा। देखिए, परिप्रेक्ष्य क्या है? परिप्रेक्ष्य आज के दिन में भारत जो है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आने वाले सालों में ये 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसको लेके इंडस्ट्रियल जो यूसेज होते हैं, इसके चलते जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान होते हैं, अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि आज के दिन में पहाड़ों में भी लोग बसे हुए हैं। तो इन सब जिन दिनों में ये अकॉर्ड हुआ था 1960s में, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। भारत छोटी सी इकोनॉमी थी, बहुत कम जरूरियात थी। जो आज के दिन में हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, इसकी कहीं दूर दूर तक कहीं चर्चा नहीं थी। आज के दिन में क्लीन एनर्जी अगर आएगा तो कहाँ, या तो सोलर सिस्टम से आएगा या हाइड्रो सिस्टम से आएगा। तो हाइड्रो सिस्टम से जो आना है, सबसे उसमें उपयुक्त वो नदियां हैं जो ऊपर से नीचे आती हैं। इंडस में डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडस रिवर में भारत की जरूरियात ये है कि कहीं ऊपर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाए, एक ही नहीं कई बनाए, और ये भारत के लिए बहुत उपयुक्त जरूरी है। इतना नहीं, बाकी जो जैसे झेलम है, चिनाब है,
चुनाव में ऑलरेडी एक छोटा सा बन रहा है, लेकिन चुनाव में जरूरत है कि बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बन सकता है, जिसके लिए कि पाकिस्तान बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी का दरवाजा खटखटा रहा है, वर्ल्ड बैंक के सामने में जाके रो रहा है। पाकिस्तान छोटा सा नेशन है, छोटी इकोनॉमी है, वो जब रोता है तो वो जो यूएन के लोग हैं वो भी कहते हैं कि यार थोड़ा सा इसको भी सुन लो, इसको थोड़ा सा ज्यादा दे दो। तो वो जमाने गए, वो जो रिलेशंस थे, जबकि नेहरू जी बड़े उदार दिल से दिया करते थे पाकिस्तान को, वो फैक्ट आज के दिन में नहीं है। आज के दिन में भारत की अपनी जरूरियात हैं, पहले भारत अपनी वो जरूरियात पूरी करे, उसके बाद जो सोशल डायनेमिक्स जैसे रिलेशन बनेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच, अगर पाकिस्तान कॉर्डियलिटी रखेगा, अगर टेररिज्म में इंडल्ज नहीं करेगा, अगर वो जिसका जैसे उसका जिहाद चलता रहता है वो नहीं करेगा, तो भारत भी वो ओपन हार्टेडली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। बिल्कुल, इससे ज्यादा लंबे समय तक इस सपोर्ट को जारी रखना भी बहुत मुश्किल होगा। इस मुद्दे को इतने आसान तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव जी और वीएन झा साहब।